तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है एक, जहाँ पे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो विद्यमान हैं और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक कि मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोची, सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका, बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें? कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? इस बार अघोरी ने
अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूंकते रहते हैं, चिल्लम चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम, तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली, क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होता है भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि, यानी कि जो एक इंसान है उसे भी, उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल, वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी। वैसे चिल्लम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ, द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है। वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिल्लम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई, जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए। वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए। दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द, पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि
तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए फिर से एक बार, अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि क्रिस ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया। जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में माँ हंस रही थी। और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के, महिला के शरीर में स्थापित किया था, वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है, मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया, तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था। अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है। और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा इस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे 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 क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर, कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी, क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले। और जैसे वो सीमा आई, जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही। और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू, जहाँ पे वे रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए। इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस। वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे, तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ, और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था,
वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने? अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचिनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी। और जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे, उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियां हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है, वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है, माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ काम कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी, वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी। कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी, उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया। एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हम ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो हैं वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा
एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ जिन्होंने उसे फेंक कर पहुंचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुंच आया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। तब होता है जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो है, उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी, उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है, उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया, तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा, उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट।
और मैं से ऐसे बताना स्टार्ट करूँगा कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड जो मेरे साथ रहता है उसके साथ ये घटना हुई। तो बात ये उस वक्त की है भाई जब ना काफ़ी ज़िंदगी हमारी स्लो होती है, मतलब इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था। रही होगी बात ये 2002 के करीब की। अब एक जो अपना मेरा दोस्त है वो है भाई ट्रैवलर, वो घूमता है, सोलो ट्रैवलिंग करता है, काफ़ी घूमता है पहाड़ों में, इधर उधर पूरे इंडिया में काफ़ी उन्हें स्टेट नाप रखे हैं, घूमता फिरता है। उसको सोलो ट्रैवलिंग का मन करता है, जब भी पहुंच जाता है उसे कुछ जैसे शांति चाहिए होती है, वो जाके ऑफ बीट जाता है गांव में, ऐसे किसी मेन सिटी में जाके नहीं, गांव वगैरह में जाके 1-2 हफ्ते रह के आता है अपनी शांति में, जो भी उसे थोड़ा राइटर है वो लिखना विखना होता है। तो भाई वो पहुँच गया एक दिन उत्तराखंड के उमरेठ गाँव में। अच्छा। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे इस गाँव का नाम। वहाँ पहुँच गया और वहाँ उसे भाई मिला, एक जगह उसने अपनी ली वहाँ पे रहने के लिए, उसने बुक किया 1 आध हफ्ते तक। वहाँ पे एक कैफ़े था छोटा सा, वहाँ मिलता है उसे एक सुरेश नाम का लड़का। उससे बातचीत होती है उसकी, उसका खूब ख्याल रखता है उसे, क्योंकि 1 आध हफ्ते का उसका ट्रिप था तो उसका खूब ख्याल रखता है। तो बातों बातों में वो उससे पूछता है भाई गाँव के बारे में बता, गाँव कैसा है, इस तरीके से थोड़ा गाँव घुमा मेरे को कि कैसा है। कहता है ठीक है भैया गाँव घुमाने ले चलते हैं। तो वो बातों बातों में बता देता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मैं 12वीं क्लास में ना घर से भाग के आ गया था यहाँ पर। वो कहता है अच्छा भाई ऐसा क्यों? कह रहा नहीं मैं क्योंकि वहाँ का था ही नहीं और इस तरीके से मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं भाग के आ गया। कह रहा ठीक है भाई जो होगा अपना। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई कल ना सुबह मेरे को गाँव दिखा दे थोड़ा सा, गाँव कैसा है। कहता है ठीक है चलते हैं। गाँव घुमाता है। तो भाई हिल एरिया होता है वो, तो वहाँ के लोगों को तो आदत होती है, हम जैसे लोग थोड़े नहीं थक जाते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था वो थक गया, वो रुक गया। कह रहा भाई मैं नहीं चल पाऊँगा। तो वो लड़का मजाक में कहता है कि ऐसी दिल्ली वाले तो ऐसे होते हैं, इनमें जान वान है नहीं, यहाँ आ जाते हो चलने। तो वो भी थोड़ा गुस्से में आके कहता है भाई तू कौन सा यहाँ का है, तू भी तो भाग के आ रखा है। तो उस लड़के को बहुत बुरी लग जाती है वो। तब तो वो कुछ नहीं बोलता, कह रहा भैया चलो कोई बात नहीं। रात को जब खाना वाना उसे दे रहा होता है सर्व करके, तो वो रोता है लड़का, थोड़ा रोते हुए बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जान के भाग के आया हूँ, आपने कहा ना मैं भाग के आया हूँ, मैं वहाँ का कभी था ही नहीं दिल्ली का, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। एक आवाज़ थी ना जो मेरे को बुलाती थी, वो मेरे को चैन नहीं लगने देती थी। और मेरे साथ ऐसा ऐसा वो इंसिडेंट बताता है अपना कि मैं कैसी फैमिली से आता हूँ। मैं 12वीं पास करके, और मैं जिस दिन 12वीं पास करके आया था और मेरे को वो आवाज़ें इतनी स्ट्रांगली बुलाती थी ना अपनी तरफ कि मैं खिंचा चला आया यहाँ पे। अच्छा। कह रहा मेरे को सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कहाँ आना है, कैसे आना है, इस तरीके से, और मैं यहाँ आके रहने लगा। तो उस वो आवाज़ सुनता सुनता उस गांव में पहुंच गया, उस गांव से आ रही थी बेसिकली उसको। हाँ, और वो फिर वो और भी कुछ पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है, कौन है तुम्हारे पीछे, वो मेरा दोस्त क्वेश्चन पूछता है। पर वो बताते बताते रुक जाता है, जैसे कि उस आवाज़ ने उसे मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं बताना। वो बताना चाहता है पर रुक जाता है बोलते बोलते। तो वो वहीं रुक जाता है कि उसे जैसे किसी आवाज़ ने मना कर दिया, उसी आवाज़ ने कि भाई कुछ मत बता आगे। वो लड़का खूब रोता है कि मेरा भी मन करता है वापस जाने का, पर मैं यहाँ एक मजबूरी में अटका हुआ हूँ, मेरा मन नहीं है आने का, मेरे को किसी ने रोका हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को फिर वापस परेशान करेगी वो आवाज़ जो भी है इस चीज़ के पीछे। वो बंदा उसमें आ जाता है भाई सुन के, चाहिए भाई क्या चीज़ है, क्या सीन है। अगले दिन उसका वो ख़त्म हो रहा होता है भाई, लास्ट दिन होता है उसका। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे उतर के आता है 10-12 किलोमीटर नीचे आके गांव, वो जो शहर है जहाँ से उसे बस वगैरह लेनी है या फिर जाना होता है अपने शहर की तरफ, वहाँ आता है। वहाँ बोलता है यार, वो पूछता है कि आसपास के लोगों से पूछता हूँ कि ये क्या सीन है इस चीज़ इसका, वो लोगों से बोलता है। तो जो उसे सुनने में मिलती है आसपास के, बोलता है कि भाई वहाँ गाँव में तो लोग ही 10-15 बच्चे हैं, तुम किससे मिला है? वहाँ तो ऐसा कैफ़े वैफ़े भी कोई कुछ नहीं है ऐसा, और तुम किससे मिला है? वहाँ तो वो खंडर पड़ा है गाँव। तो वो कहता है यार तुम मेरा पागल बना रहे हो क्या भाई, मैं तो उससे ऊपर मिल के आया हूँ। वहाँ के पुलिस वालों से बात करता है कि भाई मैं चलो इनसे बात करता हूँ, क्या पता ये झूठ बोल रहे हो। पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई वो तो गाँव तो खंडर पड़ा है, 10-12 लोग रहते थे वहाँ, अब वो भी नहीं है। अच्छा, उसे यकीन नहीं होता। और जो आपका दोस्त था वो उस लड़के के अलावा और भी लोगों से मिला वहाँ पर? कैफे में रहा? हाँ कैफे में रहा, खाना पीना खाया खूब। वो उसको हो जाता है कि टेंशन, उसको भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। कहता है मैं यहीं रुकूंगा आज रात और सुबह लेके जाऊंगा लोगों को अपने साथ ऊपर, दिखा के लाऊंगा, मैं उसे मिला के लाऊंगा उस लड़के से कौन है वो, क्योंकि वो तो देख के आ रखा था। उसने कहा भाई जाता है वो अगले दिन ऊपर लेके जाता है 2-3 लोगों को और पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाता है। तो भाई अगले दिन देखता है वहाँ पूरा खंडर गाँव में, जहाँ वो जगह रुका था घूमा था, पूरा गाँव खंडर पड़ा है, एक आदमी नहीं वहाँ पे। तो जो कैफे वैफे था वो भी कुछ भी नहीं था भाई, सब
खंडर पड़ा था, घास उग रखी थी और ये सब। एक आध जो लोग होंगे वहाँ घूमते फिरते वो होंगे, वरना वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। यार ये कैसे हो सकता है यार? भाई ये चीज़ उसके दिमाग में आई। और जो लोग उसे मिले थे वो भी लोग भाई कोई भी नहीं, वहाँ पे एक दो लोग घूम रहे थे जो लोकल थे बस, और कुछ भी नहीं था जो उनने देखा। उसका दिमाग गया। फिर कह रहा अब मेरे को कह रहा कि यार मैं कैसे झूठा बन सकता हूँ। लोग कहने लगे भाई बेवकूफ़ है, पागल बना रहा है, या फिर नशे कर रहा है, इस तरीके से उसे बोलने लगे वहाँ पे। उसके दिमाग में आई, हाँ उसके दिमाग में आई कि भाई नहीं यार, अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने देना। अब उसने कहा कि वो जो लड़के ने मेरे को बताया था अपना एड्रेस दिल्ली में रहता है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ पता करके आऊँगा कि कितनी सच्चाई है, कितनी झूठलाई है इसमें। ठीक है, वो बैठ लेता भाई नीचे जाके बस में कि दिल्ली चलते हैं। अब दिल्ली वहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र, उसे पता नहीं चला कब सफ़र निकल गया। वो इसी सोच में कि भाई क्या है क्या नहीं है, वहाँ पहुँच जाता है। जो जैसे जैसा उसने पता बताया था उस लड़के ने, वहाँ पहुँचता है। गली के बाहर उसके उन्होंने बताया था पान की दुकान है, एक पान की दुकान पर पहुँचता है। वहाँ पूछता है कि यार एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि यार ऐसे करके सुरेश का कोई है क्या यहाँ पे जो ऐसे भाग गया हो कुछ टाइम पहले। वो पनवाड़ी देखता है, बोलता है पुलिस वाले हो तुम? कह रहा नहीं। कि फिर पूछ क्यों रहे उसके बारे में? कह रहा नहीं ऐसी दोस्त हूँ मैं उसका, बताओ तो सही। तो वो उंगली कर देता है, भाई ये वाला घर है। वो जाता है, गेट खटखटाता है। गेट में 45-50 साल की औरत निकलती है उसकी। वो छूटते ही कह देता है कि मैं आंटी सुरेश का ना दोस्त हूँ और कुछ पूछने आया हूँ आपसे। तो पहले तो आंटी चौंक जाती है, फिर उसे बुला लेती है, चलो कोई बात नहीं, धीमी आवाज़ में बोलती है कि आ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें पता होती है वो लड़का झूठ बोल रहा है कि आगे चाय वाय पानी वानी। फिर वो मना कर देता है, कहता है आंटी मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे। मैं अभी ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड के गाँव में था, वहाँ मैं 1 हफ्ते रुका, वहाँ मेरे को ना सुरेश मिला, आपका जो लड़का है, उसने मेरे को भेजा है। वो आंटी एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो और यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हो, मेरे लड़के का और मेरा। वो कहता क्यों, क्या हो गया? कि हमारा लड़का तो 5 साल पहले ही मर गया, और वो ऐसे कि उसने मेरे को भेजा आपसे मिलने के लिए कि वो 5 कैसे साल पहले मर गया। हाँ। पूरे और मेरा दोस्त बोलता है कि भाई कैसे, ऐसे कैसे हो गया? वो दिखाती है फ़ोटो उसकी कि ये था। वो देख के कि हाँ भाई यही था, वहाँ तो यही था। कि उसके साथ वो बोलता है फिर आंटी अगर आप बुरा ना मानो बता सकते हो कि हुआ क्या था उसके साथ? तो बताता है कि वो उसकी मम्मी बताती हैं कि यार हंसता खेलता परिवार था हमारा, काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था हमारा, और बस हमारी गलती की वजह से चला गया वो। बोलता गलती कैसी गलती? कह रही बताता है कि जब उसको 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो उसने हमें कितनी बार बताया था कि उसे ना सपने में आवाज़ें आती हैं कि यहाँ चला, तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो मेरे पास आ जा, इस तरीके से। हमने सोचा कि कुछ डरावना सपना होगा या कुछ इसका वहम होगा, वो कह के हमने उस चीज़ को टाल दिया। तो हमने जब उसे ये चीज़ टाल दी, तो 12th के एग्ज़ाम जिस दिन उसके ख़त्म हुए और उसका रिज़ल्ट आने वाला था ना, उस दिन अच्छा खासा रिज़ल्ट आया, हम सब खा पी खुश थे। वो घर आया, मैंने कहा कि चल सोसाइटी में मैं ना मिठाई बांट देते हैं, तो मिठाई ले आ। तो जैसे वो मिठाई लेने के लिए अपने घर से निकला, फिर वो वापस लौट के ही नहीं आया। ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और हमने उसकी अंतिम क्रिया करी, और वो तो इस तरह ख़त्म हो गया, तुमको कैसे मिल गया? तो वो लड़का समझ जाता है कि ये जो हुआ वो अपने अंतिम मौत तक लड़का उत्तराखंड के उस गांव में जाना चाहता था, और क्योंकि उसको वो आवाज़ बुला रही थी, और जीते जीते वो जा नहीं पाया वहाँ। मरने के बाद शायद उसकी आत्मा थी जो उस गांव में बस गई थी जाके। और जैसे ही वो घर से उठता है, मेरा दोस्त घर उठता है जाने के लिए कि अब मैं जाता हूँ, और उसको थोड़ा वो शौक में चला जाता है कि अब इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करूँ मैं। जैसे वो घर से निकलता है ना, तो आवाज़ आती है कि अब ये श्राप तुम्हें भी लग चुका है, तुम्हें मेरे बारे में पता है, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ, और अब वापस चले आओ इस गांव में मेरे साथ रहने। मतलब जो तुम्हारा दोस्त है वो भी ये सुन पाता है अब कि उसको भी वापस आ जा, यहाँ आ जा की आवाज़ आती है? हाँ, क्योंकि वो कहता है सुरेश कि मैं यहाँ अकेला हूँ। वो एक तरह का श्राप दे रहा है लोगों को, जिस इंसान को ये चीज़ पता चलती जाएगी वो उस गांव में जाके, उसकी आत्मा उस गांव में जाके रहना स्टार्ट कर देंगी। अरे तेरी, मतलब उससे फिर उस गांव से आवाज आएगी हाँ, आपको कि आप इस गांव में चले आओ, आप यहाँ से बिलोंग करते हो। तो आपका दोस्त अब क्या करता है? अब तो भाई आखिरकार वो फिर इस चीज़ से कैसे निकला, उन्होंने काफ़ी अपना भाई वो कराया, मंत्र वंत्र पूजा पाठ करा, काफ़ी कराए। उसे आवाज़ें आना काफ़ी बाद में बंद हुई। उसे 1 आध हफ्ते 2-3 हफ्ते वो इतना परेशान रहा,
फ़ोन पे उसको आवाज़ें यही आती थी कि मेरे पास कॉल आती थी, वो उठाता था कि मेरे पास चले आओ। नंबर भाई पता नहीं, पर कॉल आती थी उसे। ऐसा नंबर तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं इस चीज़ का, पर उसे कॉल आती थी कि मेरे पास चले जाओ, मेरे पास चले आओ, इस तरीके से। दिन में आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई पीछे से, जैसे बैग हमारे दिमाग में से पीछे से कोई हमें आवाज़ दे रहा है कि मेरे पास चले आओ, इस तरीके से। और ये श्राप एक तरीके से, जैसे मैंने आपको भी बता दिया, तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और जो ऑडियंस को बताया तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता मतलब हमें भी सुनाई दे सकती है। इसमें रिस्क है, हाँ। और तेरी भाई साहब, मतलब रात में लेटे हुए हमें ये आएगा कि भाई यहाँ भाई आवाज़ आ सकती है, हाँ। क्या है, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैसेज आया, अगेन विद द फेक, फ्रॉम द फेक आईडी। एंड वो लड़की थी एक, वो मेरे को बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने नॉर्मली मेरा क्या रहता है कि यही होता है, मैं जो अज्यूम करता हूँ हमेशा कि भाई कोई हीलिंग या कुछ पोजेशन होगा इसको, या किसी तरह की कुंडली दिखानी होगी। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना तारुफ कराओ पहले, आप असली, एटलीस्ट आईडी तो असली हो, आपकी नाम बताओ। अच्छा, बोली कि सर मेरे को नाम वाम नहीं बताना अपना। शुरू में ये था रवैया कि आप बस मेरी एक बार बात सुन लो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और मीनवाइल वो शी वाज, मतलब दैट टाइम सफरिंग जो चल रही थी उसकी बुरे वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली कि आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नंबर दे दो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं कॉल कर लूँगा। तो मैंने उसको अगले दिन दोपहर को कॉल किया। अगेन जब मैंने कॉल किया, नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं आपको रात में कर लूँ कॉल। मैंने कहा तू कर लियो भाई। उसका मेरे को फिर भाई रात को कॉल आया, तो वो बोली कि मैं जो बेसिकली पंजाबी फैमिली से हूँ, सिंधी पंजाबी फैमिली जो होते हैं, एंड बट कहती मैं रिलीजन कोई और प्रैक्टिस करती हूँ। तो और मैं आईटी जॉब जो होती है, जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करती हूँ, और बेंगलोर में मेरा, मतलब मैं वहाँ रहती हूँ, और घर से मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर वालों के साथ मेरा लेना देना है नहीं। ये इसलिए चीज़ें, मतलब मैं घर वालों वाली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बैकिंग नहीं होना बंदे की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है लड़कियों के लिए ख़ास करके। तो क्या हुआ सर, वो बेंगलोर, वो बोली कि मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी, वेल टू डू थी, पढ़ी लिखी लड़की है, सॉर्टेड, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी, गुड लुकिंग और सब कुछ। तो क्या था कि अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाला फ्लैट, जो पेंट हाउस बोल देते हैं उसको, वो ले गया उन्होंने रेंट पे। उसकी शादी हो रखी थी? नहीं, अकेली। थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल वैसा लीड करती है, अच्छी बिल्कुल, पैकेज बढ़िया और शानदार पैकेज, अच्छा, मतलब मेरे ख्याल वो लीडिंग डेवलपर कंपनी में बहुत अच्छी प्रोफाइल पे थी। तो बंदी ठीक है, प्रोमिनेंट है आजकल के हिसाब से। तो पेंट हाउस कह रहे, जब हमने लिया ना शुरू में, तो बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। और चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि पेंट हाउस के अंदर चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, छोटे चूहे। और वो चूहे ऐसे इस टाइप के, क्योंकि ना हम देखते हैं ना, हमें दिखता है, या तो ज़्यादातर भागते हुए दिखते हैं ना घरों में चूहे, वो स्टिल दिखते थे उसको चूहे भी, खड़ा भाई चूहा। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर ये होता था। और इकट्ठे उसने जब तक नहीं देखे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हर। के कहती मैंने ना देखा कि चूहे बहुत है, और मैं वो लेगी, पता नहीं क्या कह रही थी, कि लक्ष्मण रेखा कोई होती है, कोई चूहे मार दवाई या कुछ ऐसा चूहों के लिए, तो वो लेके चली गई। और वो उसने रखी ना जो मेडिसिन, वो कहनी मैं 3 बार रिपीटेडली लेके आई, वो तीनों बार मिली नहीं मेरे को, कहाँ गई। और मेरे अलावा कोई नहीं आ रहा था तब तक। कहती तब तक तो मैंने मेड भी नहीं रखी थी। और सबसे पहले मेरे को ये था कि चूहे भगाऊं, क्योंकि कहती वो ना खाने पीने सामान ये वो करने लग गए थे। और बाथरूम में नहीं आते थे वो, बिल्कुल भी नहीं होते थे बाथरूम में। और एक जगह था टेरेस घर की, वहाँ नहीं होते थे, बाकी सारी घर। और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, और बेड पे चूहा कभी नहीं आता। नॉर्मली रात को आउट ऑफ थ्रेट आ जाए या गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, अदरवाइज इंटेंशनली इंसानों के पास आने वाली नस्ल नहीं होती, डरते हैं। वो कहती जब मैं सोती थी ना, तो मेरे बेड पे पास आ जाते थे बिल्कुल ही, आप मानोगे। हाँ, तो छोटे छोटे चूहे उसको दिखने शुरू हुए घर पे। तो चूहे हर घर में होते हैं नॉर्मल, बट सोचने वाली बात है, टाउनशिप पे सबसे टॉप फ्लोर पे चूहे क्या कर रहे हैं? पेंट हाउस अगर टॉप पे कैसे पहुंच रहे हैं? टॉप पे क्या कर रहे हैं चूहे, आप देखो। चलो ये बात फिशी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोली एक दिन ना रात को मैं उठी और किचन में चली गई।
किचन के अंदर गई तो ना कहती जो जहाँ पे बर्तन धुलते हैं ना वहाँ पे खाना कुछ मतलब पड़ा हुआ था, तो प्लेट के अंदर चूहा था, और चूहा पता कौन सा था, बिल्ली जितना बड़ा चूहा भाई साहब। उस बताने का उसका वो था, कहती बिल्ली के बच्चे के बराबर तो चूहा था, ठीक ठाक, इतना मोटा, खतरनाक मोटा चूहा, आप जितना मोटा ही लगा लो, मतलब एक कुत्ते का 1-1.5 महीने का होता है ना पपी, वैसा चूहा। कहती इतना डरावना, काले रंग का, डार्क ब्लैक, और जो ना डार्क ब्लैक मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि जो कलर है ना, जो एंटिटीज़ है ना वो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर एंटिटी वो शेप शिफ्टर है, बट शेप शिफ्टर जितना भी खतरनाक हो, शानदार हो, कलर विल ऑलवेज बी द गैप। अगर वो इंसान बन के भी आएगा ना आपके सामने, कलर इज़ द थिंग जहाँ पे वो पकड़ा जाता है। सेम बॉडी कलर अटेन नहीं हो पाता बाहर की चीज़ से। इंसान का जो हमारा जो बॉडी कलर है ना, और उनमें ओडोर नहीं होता, स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। और वो चूहा बिल्कुल जेट ब्लैक काले रंग का चूहा देखा कभी आपने? नहीं होता ना, चूहा का तो एक आइडेंटिकल कलर है, तो वो बिल्कुल काले रंग का चूहा देखा उसने, और वो कलर ऐसा था जैसे कि नकली वैसा कुछ, और मूव हो रहा, और उसने जैसे धमकाया, जैसे हम करते हैं ना, धमकाते हैं, हट ऐसे करते हैं भाई साहब, चूहा आगे से खड़ा हो गया उसके, खड़ा हो गया। हाँ जी, देख रहा है उसे बिल्कुल। वो बोली कि मैंने ऐसे डराया ना उसको, तो चूहा आगे से मेरे को ऐसे कर रहा है, जैसे बिल्ली नहीं हमारे पे कुत्ता हमें करता है, एक गुर्राता जैसे, चूहा उसको ऐसे कर रहा है भाई, चार्ज कर रहा है उसकी तरफ। हाँ, वो कह रही मैं डर गई एकदम से। तो मैं कहती बिल्कुल फ्रिज के पीछे ना एक वो पड़ा था, पोछा टाइप होता ना, जो रॉड वाला पोछा होता, मैंने वो पकड़ा, जैसे ही पकड़ा रॉड वाला पोछा, और देखा चला गया चूहा, और उसने पोछा रख दिया। जब वो पोछा रख के बाहर निकलने लगी, गेट पे चूहा खड़ा उसके पीछे। कहती मुझे इतनी अजीब सी सेहरन हुई ना, अजीब सा ही डर लगा, जैसे पीछे से, जैसे एनकाउंटर नहीं करते, पीछे से काउंटर कर लिया उसने, चूहे ने उसको, आगे से साइड हो गया, और जब वो निकलने लगी तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा, और वैसे ही खड़ा आगे, वो सहम गई, अकेली थी। फिर उसने देखा उससे थोड़ा कम साइज का एक और चूहा है, और है घर पे, थोड़े दिन बाद देखा उसने, छोटे छोटे तो थे ही। बड़ा वाला भी था और ये मीडियम भी आ गया। भाई लड़की रह कैसे रही है, लड़कियों को तो वैसे इतना फोबिया होता है चूहों से और इससे। और वो लड़की ऐसी जिसका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से, मतलब एक तो होता है ना पढ़े लिखे बट स्टिल अर्बन, मतलब हमें पता होती हैं चीज़ें कि यार ये चीज़, एक तो यकी फील आती है, उसके एक साथ डर एसोसिएट हो जाए ना किसी चीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा गलत होती है हमें ना। अब मैं बताऊँ, मेरा ना हमारे जो लुधियाना में हमारे शोरूम से कंप्यूटर के उसके सामने पार्किंग थी, पब्लिक पार्किंग भाई, मैं गाड़ी खड़ी करने जाता था ना, उसने कुक्कड़ पाले हुए थे बंदे ने, मुर्गे, देसी मुर्गा था उसके पास, साला 1-3 फुट का डरावना सा मुर्गा था वो, कलगी वाला। वो मुर्गा ठीक ठाक बंदे के छक्के छुड़ा देता था, पीछे पड़ जाता था साला, गाड़ी लगाने जाता था ना कोई अकेले में, रात को आप लोग खौफ खाते थे वहाँ पार्किंग में गाड़ी नहीं निकालने, मुर्गा ही, अदरवाइज आप सोच के देखो मुर्गा क्या चीज़ है साला। हमें अब अगर बंदा करने पे आ जाए, एक लात में उड़ा दे, मार दे ऐसी चीज़ को, बट मुर्गा एक बार तो भाई साहब फ्रीक आउट करवाता बंदे को, पीछे भाग पड़ता था, और वैसे ही ना एक डर बनने लग जाता धीरे धीरे। तो उसको ये रहता था कि अगर भाई मैं सोऊंगी कैसे यार, आ ना जाए साला चूहा ठीक ठाक बड़ा। तो उसने ना डिस्कस भी नहीं करी है किसी से चीज़, और वो अकेली रह रही अकेली रह रही थी इतने बड़े घर में। बिल्कुल अकेली। बॉयफ्रेंड वगैरह कोई नहीं था इसमें? बॉयफ्रेंड था उसका, था बॉयफ्रेंड था, और आगे वो भी उसका भी आएगा जिक्र। तो वो बोली कि मैं जब आई ना, तो पहले तो ये चूहे वाली इंसिडेंट हो गया। ये पहले कॉल पे ही आपकी बात चल रही है, ये सब वो आपको बता रही है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा, कहती चूहों, मेरे को ये होता था, और मैं जब घर जा रही हूँ ना, जैसे ही घर के अंदर एंटर होती हूँ, तो कहती मतलब ऐसा लगता था कि मेरे सामने है और मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, सामने ही। फिर उसके बाद तो चूहे ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई तू आजा, तू ही क्या कर लेगी, क्या ही कर लेगी। और उस बिल्कुल ऐसा हो गया था। उसने किसी पेस्ट कंट्रोल और इन सबको नहीं बोला सोसाइटी में? चीज़ दवाई लेके आई वो, उसकी कुछ नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट किया इसके बारे में नीचे अपार्टमेंट वालों को, और मानोगे आप, एक दिन वो कह रही थी मैं चाबी पकड़ा के गई हूँ नीचे, पेस्ट कंट्रोल वाले भी आते हैं ना, तो करीब वो सर्विसिंग में ही वो होता है इंक्लूडेड, जो उसका रेंट जाता था। वो बोली मैं नीचे चाबी दे के गई हूँ कि वो कर देना, और वो वापस आई है शाम को, और वो बंदा गेट कीपर बोल रहा कहना मैडम कौन से चूहे आपके अपार्टमेंट में, क्या बात कर रहे हो, है ना। कोई चूहा नहीं है क्या? पहले तो उन्होंने ये बात ही नहीं मानी, एडमिट की कि भाई टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में चूहे हैं, क्योंकि वो कह रहे वहाँ रहता ही नहीं है कोई। और फिर वो बाद में कहना मैडम ध्यान रख, कोई भी चूहा नहीं है। वो परेशान होगी, और वो फूल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए उसने आर्ग्यू नहीं किया उससे, कहती चलो ठीक है, मुझे शायद लगा होगा। चलो आई, और वहाँ पे अपना रह रही थी। उसने उसके बाद देखा सर, नोटिस किया
कि उसका बॉयफ्रेंड, वो बोल रही कि हमने पार्टी पे जाना था इकट्ठे, तो मेरा बॉयफ्रेंड निकल के आया अपने घर से, अपने अपार्टमेंट से, और कह रही अपना फेस वॉश ले आया गाड़ी में, सारा कुछ। कह रही कि मैं आप तेरे अपार्टमेंट पे तैयार हो जाऊँगा, मीनवाइल तू तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम बच जाएगा। आ गया उसका बॉयफ्रेंड, तो आया ना, और वो कह रही है कि मेरा उसका बहुत स्मूथ चलता सारा कुछ, और अंदर आया और किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई, ऑल ऑफ ए सडन आर्ग्यूमेंट हो गई, गंदी आर्ग्यूमेंट हो गई, और वो पार्टी पे ही नहीं गई। वो कहते हैं भाई बंदा चला गया अपार्टमेंट से। 2-3 बार वो उसको बुलाया, वो बॉयफ्रेंड बोला नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लगता, तू ही मिल ले। वो बाहर मिलने लग गए, बाहर मिलते थे, वो अवॉइड करता था उस जगह पे आना। तो भाई क्या हुआ फिर, एकदम एक रात वो बता रही कि मैं सो रही थी, और करीब उस रात ना मेरी फ्रेंड आई थी, दोपहर को अपार्टमेंट में आई थी, हम ऑफिस से जल्दी आ गए थे, और हमने घर पे ना चिकन बनाया था। ये बात बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो चिकन बनाया था, कहती बहुत अच्छे से कुक किया था, और वो बटर चिकन था, कहती बनाया, और थोड़ा बहुत बच गया था, मेरे को ये था कि मैं डिनर में खा लूँगी। कहती मैंने इसको रख दिया फ्रिज में, और फ्रेंड चली गई अपना, और उसके बाद कहती मैं आके सो गई। मैं सो रही थी, कहती मेरे को ये लगा एकदम से कि कोई है। पहले तो एकदम से आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे कोई ताज़ा ताज़ा अपार्टमेंट के अंदर घुसा हो। वो डर गई, कहती मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की, ठीक है। तो फिर उसको लगा कि, और चूहे, वो नॉर्मली क्या था, वो चूहे ठीक ठाक शोर मचा देते थे, क्योंकि बड़ा बड़ा साइज़ का चूहा था, कोई गिलास गिलूस तो वैसे गिरा देता होगा वो। तो पहले तो कहती मैंने वैसे सोचा, उसके बाद मेरे को सिग्निफिकेंट लगा प्रेजेंस किसी का। उसके बाद कहती मैं उठ गई, मैं किचन में गई, कहती मैंने देखा आसपास। फिर जब मैं किचन से कहती वापस आ रही थी ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कहती मतलब जो कंबाइंड एरिया है जो फ्लैट का, जिसको आंगन वो बोल देते, क्या बोलते हैं, लिविंग रूम, कि पर्दे के पीछे से ना ऐसे 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 ऐसे, पहले ये वाला पर्दा, फिर ये वाला पर्दा, फिर ये वाला, ऐसे हिल रहा है। बिल्कुल ऐसे लगा उसको। पर वो लगे या तो ग्राउंड पे लगे या ऊपर रॉड के सहारे लगे, अगर चूहा भी हो तो देखो चूहा में, पर वो सेंटर में हो रही थी वो चीज़, कि जैसे हाइट पे कोई जैसे कि उंगली बच्चा मार रहा है। एक हाइट का, एक सर्टेन हाइट का जैसे बच्चा होता है कोई। तो उसके बाद कहती मैं अंदर चली गई रूम में। जैसे ही रूम में गई उसके बाद उसको आवाज़ आई छोटे बच्चे की, मतलब एडोलेसेंट, जैसे 11-12 साल का। कहती मैंने ना तभी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कुछ कलाम पढ़ना शुरू, कुछ भी करना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ना सारे घर में कहती अंधेरा था, मुझे आदत था अंधेरा करके सोती है वो। एकदम से सर लाइट जल गई किचन की। लाइट कौन सी जली? फ्रिज की। और फ्रिज की लाइट कब चलती है? जब फ्रिज खुलता है, और वो उससे रोशनी होगी थोड़ी बहुत। वो एकदम से ना जैसे स्वाभाविक आँख खुली और उसने देखा लाइट, और वो डर गई बहुत ज़्यादा, और वो उठी जैसी वो, और वो दबे पाँव गई। उसको यही लगा था शुरू में, क्योंकि वो उसने बताया था वो यकीन नहीं करती इन चीज़ों में, ये बट समथिंग वाज फिशी। वो ये रियलाइज़ कर रही थी कि कुछ ना कुछ गलत है भाई, मेरे को यहाँ आके डर लगता है। सर वो जैसे ही किचन में गई, उसने देखा कि यहाँ सिर में से ना एक ऐसा एक ही हॉर्न निकला हुआ, ऐसा पीछे की ओर। कोई उसे बिल्कुल बंदा दिखा हाँ, जिसके जिसकी हॉर्न है। बेसिक बॉडी जो होती है वो इंसानों की थी, पर 2-3 चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी, सींग हाँ लग इस रहे। टाइप का, और ब्लूइश टोन की बॉडी। और बिल्कुल जो जहाँ पे चिकन रखा हुआ था ना, ऐसा मतलब फ्रिज खुला हुआ था और ऐसे कर रहा था उसको, मतलब जैसे को हम अच्छी टेम्पटिंग बिहेव नहीं करते किसी चीज़ को देख के, तो उस टाइप का उसने, और एकदम से उसने चीख मारी लड़की ने, और लाइट जला दी एकदम से। और जैसे ही लाइट जलाई ना सर, क्या हुआ पर पता है? चूहा बाहर निकला उस किचन से, अगेन उसके पीछे से। वो उसने चूहे का रूप ले लिया जो वो था, ऐसा अब कुछ। ये उसने मेरे को बताया। अब तो मेरे को ये बात ना, मैंने कहा यार अब मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, शेप शिफ्टर्स होते हैं मरीद, जिनकी भी एक किस्म है जो शेप शिफ्टर है, जो मरीद होते हैं ना। अच्छा। अब जिनका नाम आ गया देखो, अब ये दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ पोजेशन, या फिर ऐसा कोई प्रेत, या ऐसा प्रेतों की इतनी बिसात नहीं होती है ऐसा काम कर दे। मैं बताऊँ, पहली बात तो गेट फ्रिज खोलना पॉसिबल ही नहीं है प्रेतों के लिए। जिन्नात ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें एक्सट्रीम पावर होती है। अब फ्रिज खुला है, अब उसने ना फिर उसके बाद वो उसने जब देखा चूहा, तो वो तो रिलेट कर गई सारी चीज़ कि
कि भाई कुछ गलत है। हाँ जी, ये जो वैसे मरीद कह रहे हो आप, ये उसी का ही फॉर्म है, जिन का ही? बिल्कुल जिन का ही फॉर्म है। मरीद एक कैटेगरी है ना, जिनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मरीद है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो फैसिनेटिंग होते हैं, काफ़ी कुछ भी बन के आ जाते हैं। और पावरफुल है जिनसे? बहुत पावरफुल है सर, मरीज बहुत पावरफुल फॉर्म है। तो उसने देखा ना, जैसे चूहा निकल के किचन में से बाहर गया और बेखौफ गया वो कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो पीछे निकल गई एकदम से और वो जाके जल्दी जल्दी अपने रूम में सो गई। उसने देखा कि एग्जैक्ट 4-5 मिनट बाद वो रूम में आ गया उसके। चूहा या वो हाँ, चूहा, हॉर्न वाली एंट्री? चूहा बंद गेट में से? नहीं, गेट नहीं बंद था, अच्छा। रूम में आ गया वो। और रूम में आके जो वो बता रही है कि रूम में मैं देख रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हुई देख रही हूँ, और वो बिल्कुल सामने आके बेड के पास आ गया नीचे और ऐसे देख रहा हूँ उसको। भाई ऊपर देख रहा है इतना, मतलब इतना फिशी बिहेवियर किसका, चूहे का देखो आप। अक्सर चूहे भागते हैं हाँ, ह्यूमंस को देखकर, अगर वो ऐसे देख रहा है यार। और देखो इंसान एक ऐसी नस्ल है जिससे सांप भी डरता है, पता है आपको। सांप सिर्फ तभी काटता है जब हमारा उसको खतरा पैर आ जाएगा। शेर भी डरता है, शेर भी पहले इनिशियल लेवल पे अवॉइड ही करता है इंसान से एनकाउंटर, क्योंकि इंसान दिमागी चीज़ है, वो दिमाग से कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। तो वो कह रही है कि अब देखो, कह रही मैं अभी तक ना कहती किसी को भी ये बातें उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रही थी ओपनली। और मेरे को कि चूहे ने भी अलग ही साला फिल्म शुरू करी हुई है इसके घर में, कह रही सब मेरे को पागल समझते। और इसीलिए मैंने लेट गो करती रही चीज़ों को। और उस दिन के बाद ना कहती मेरे को प्रॉपर प्रेजेंस फील होने लगी जब चूहे ने, और मतलब ये हो गया था कि उसने देख लिया, जब उसने दोनों फॉर्म्स देख लिए, चूहे में भी दोनों फॉर्म देख लिए। उस मरीज का परिवार रहता था उस घर में प्रॉपर, उसकी घरवाली भी थी, वो भी चूहे के फॉर्म में ही दिखती थी उसे। और ये जो छोटे चूहे दिखते थे, ये बच्चे थे उनके। अब जिन बंदों को जिन्नात पे जिन्होंने रिसर्च करी है या जानते हैं, उनको पता है ये परिवार के परिवार बसते हैं किसी जगहों पे ना, जिन्हों का परिवार रहता होता है। एक मैंने हीलिंग करी थी, वो अमेरिका में थे, वो हलवाई का काम था उनका। वो भी बता केसेस है, मैं मतलब सेम चीज़ें ना आइडेंटिकल होती हैं जिन्नात के वो उसमें कैटेगरीज में, क्योंकि ये रहते हैं अपने प्रॉपर, अपना ही जीवन होता है इनका, अपनी डायमेंशन पे गृहस्थ जीवन भी होता है, प्रॉपर फैमिलीज होती हैं इनकी। पर जिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ा जाता है किसी पे, ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो ऐसे ही सुना है। जिनको कमांड नहीं कर सकते आप। हांडी उड़ती है, देखिए आपने हांडी, वो हांडी जो वो वाला जो तंत्र है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हांडी फिजिकली उड़ती देखना भी बहुत कम ही मिलता है ना। और जो वो करना जानते हैं ना, एक वो लोग हैं जो जिनको कमांड करते हैं, और वो हांडी जिन लेके जा रहे होते हैं, पता है आपको। ऐसे नहीं चली जाती वो, ऐसे नहीं उड़ती वो ही लेके जा रहे होते हैं। और उनकी मिठाइयाँ पसंद होती हैं इनको। जिन बेसिकली फीड करता है मिठाई, मरीद मिठाई खाता है, वो जो ऑफरिंग्स की होती है, जो तांत्रिक तो खैर नहीं, ये जो अमल करते हैं, जो इल्म करते हैं ना जिन्नों का, वो उनको पता। तो वो मिठाई पे जाएगा, किसी या जाएगा, जो मैंने आपको बताया ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है इसको जेंडर का, या हड्डियाँ जो होती हैं ना, हम को मतलब जो रिलीजन बेस्ड है ये, वो खा के जो फेंकते हैं ना गोश्त, उसके ऊपर वो अपने आप कहते हैं अल्लाह या भगवान या मीट डेवलप कर देता है इनको, हड्डियों पे फीड करते हैं। और अच्छा। हाँ, और खबीस और इनके जो जानवर है ना, आगे इनकी डायमेंशन के जानवर है, जैसे हमने जानवर नहीं रखे होते अपने, इनके जो जानवर है वो आगे जो अपने जानवर है ना, उनकी पॉटी पे फीड करते हैं। ऐसा होता है सिस्टम इनका। अच्छा। और ये ऐसा होता है कि जैसे हमने सुना है, जैसे आप किसी जगह से गुजरते हो तो उस रास्ते से लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसे ही होता है। पीछे लग गए, ऐसे ही पर्पसली जाता है ना ये पीछे। ये आएगा ना, अगर इसको किसी को पकड़ना है, जैसे पीछे ये पेड़ों पे छुपता है सबसे ज़्यादा, और पीछा करता है। इसकी जो ट्रेट है वो पीछा करेगा। ये ऑपोजिट जेंडर लड़कियों का नॉर्मली पीछा करेगा। बालों में फूकें बजती है लड़कियों के, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसे करती है ना लड़कियां, कई बार कंफ्यूज हो जाती है क्या हो रहा है। तो पहले फूके मारता है पास आके, और फिर आवाज़ें लगाता है। ये बिल्कुल प्रॉपर नाम लेके आवाज़ें लगाएगा, और उसके बाद घर तक आता है। और घर पे इसका सेम ट्रेट है, घर पे आता है ना जब, तो रात को 3 से लेकर 6 बजे तक के बीच में होता है जो भी होता है। तो ये लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ, आइडेंटिकल काइंड ऑफ पोजेशन आइडेंटिकली होता है। मैंने देखा जितने भी केसेस मैंने जिनके अब तक ट्रीट करे, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली किए हैं भाई। और ऐसा भी होता है कि अगर आवाज़ लगा रहा है, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। नहीं, वो तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए ना, पीछे मुड़ अगर के। देख लिए तो लग जाएगा। हाँ, तो उसी वक्त लग जाएगा। इनवाइट हो जाता है ना वो, खुले दरवाजे पीछे मुड़ के देखना, वो तो होता है कि आप सरेंडर कर रहे हो ना, तो वो फिर चार्ज करती है इस चीज़ को। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसने एक चीज़ को देख लिया था घर पे, लड़की को ये हो गया
और उन चीज़ों को भी ये होगा कि भाई अब तो ये साथ की है हमारे, और रूटीन एक्टिविटीज़ होगी। कहती घर पे मैं बेड पे सो रही हूँ, कभी पैर के ऊपर से निकल रहे हैं चूहे, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे, मस्त घूम रहे हैं घर पे। अब उसका भी डर कम हो गया, डर नहीं कम हुआ, कहती वो फ्रीक्वेंट हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट। वो खुल गए। हाँ, क्योंकि उनको सामने आने तक का होता है कि बंदा फ्रीक आउट करे या कोई इलाज करवाए। अब उनको ये पता चल गया कि ये हार्मलेस है लड़की। अच्छा भाई, इस बीच उसने कभी सोचा नहीं कि यार अपार्टमेंट शिफ्ट कर लेती हूँ, अगर चूहे बेड तक आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको हॉन्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो उसको होल्ड बैक कर रही थी एंटिटी, या क्या हो क्या रहा था? अपार्टमेंट शिफ्ट करने की उसने बहुत बार सोची थी, बहुत बार वो, और मीनवाइल वो देखने लग गई थी, कंसिडर करने लग गई थी। और उसको ये हो गया था कि इस टाउनशिप में तो पर्टिकुलर मेरे को रहना नहीं है ना, और बाहर भी दो देख रही थी और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी उसको कुछ। बेंगलोर में इतनी आसानी से नहीं मिल जाती चीज़ें, खास करके accommodation। नेचुरली ही चीजें नहीं बन पा रही थी, या फिर वो एंटिटी कुछ करवा रही वो ही करवा रही थी। अब क्यों, अब वो कैसे जाकर जाहिर हुआ वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब उसके बॉयफ्रेंड से उसका आइसोलेशन हो रहा है, मीनवाइल ये सारा कुछ चल रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड से ना अननोइंगली वो कह रही है, मैं भी अपने सारा दिन उस घर में आती थी ना, अगर मैं सुबह घुसी हूँ ना, कहती मैं वॉशरूम में नहाने या कुछ भी करने को, अपना वैक्सिंग करने को, कहती मैं सारा दिन बाहर ही नहीं आ रही बाथरूम से, किसी भी काम में इंडल्ज हो जा रही है ना, और उसी में लगी हुई है, सारा दिन की लगी हुई है भाई। बर्तन धो रही है तो सारा दिन धोए जा रही है, पता नहीं कहती क्या अजीब सी ऑक्यूपेंसी होने लग गई उसकी, और ऑफिस भी नहीं जा पाती थी शुभ भाई। और गंदे गंदे कामों को लेकर कपड़े धोए थे रात को, अगले दिन ऑफिस से लेट हो, ऐसे मतलब गंदे रीजंस, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाने देता था उसको, सीधी सी बात। और वो प्लॉट सेट हो रहा था पहले शुरू का। फिर कहती मेरे को ये हो गया, और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं इस घर के अंदर ही पैदा हुई, यहीं पे मर जाऊंगी, यहीं का हिस्सा हूँ मैं, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गई वो। कट गई। पोजेशन, ये प्री स्टेजेस हैं पोजेशन की। उसके बाद वो बोली कि मैं रात को, अब मेरे को कहती एक दिन जब सबसे ज़्यादा डर लगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कहती मेरी जाग खुलती थी, 3 बजे आँख खुलती थी। और उसके बाद कहती इतनी भयंकर चीज़ें होती थी मेरे अपार्टमेंट में कि कभी कोई अंदर घूम रहा है आंगन में, कभी कोई खिड़की में खड़ा मुझे देख रहा है, और उसको ये होता था कि मुझे देख रहा है बस, कोई सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड हमें उसको ऑल द टाइम रहता था। नहाने भी जाती थी ना, कहती मैं बाथरूम, अकेला बंदा क्या बाथरूम बंद करता है यार, हम तो नहीं करेंगे। वो कह रही मैं बाथरूम बंद करती थी, पहले अपना बेडरूम बंद करती, फिर बाथरूम बंद करती, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि बाथरूम में खड़ा कोई, आप मानोगे। और जिनका क्या होता है ना, जब पास आएगा ना फाइनली जब पास आएगा रात के अलावा नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, स्किन जल रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसे लगता है। थोड़ी भी सांस ही, कहते सांस होगी, अब पता नहीं क्या ही होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी आपको हवा लगेगी ना पास में, तो वो जलाएगी आपको, ऐसे बिल्कुल स्किन बर्न होगा आपको गंदे वाला। तो वो उसके फिर रैशेज नहाते टाइम शुरू हो गए पीठ पे, लड़की के पीठ पे रैशेज शुरू हो गए। फिर उसने ना, उसके बाद एकदम से रात को क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो सो रही थी भाई, पहले उसके ऊपर कहती मेरी गर्दन के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने, जैसे हम कपल सोता है यार, हम हाथ नहीं रखते थे ऊपर, कहती मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया पीछे से किसी ने, और कहती मैंने उंगली पकड़ ली ऐसे एकदम से, जैसे मेरे को रियलाइज़ होना कि कोई हाथ रख रहा है, मैंने उंगली पकड़ी। जैसे ही मैंने उंगली पकड़ ली, अब आंखें बंद हैं उसकी, आधी पार्शियल स्लीप में है, कहती मैं पूरा जोर लगा रही पीछे देखूं, भाई साहब ऐसे हाथ रखा हुआ मुंह पे ऐसे, और पीछे घुटना दे के पीठ पे जोर लगाया हुआ स्पाइन पे, पीछे ही नहीं मुड़ने दिया लड़की को। अच्छा। हाँ, पीछे नहीं मुड़ने दिया, टांग अड़ा रखी है। बिल्कुल लगातार फोर्स ही लगने, क्योंकि वो अपोज करने लगी, उसका ध्यान ही इस चीज़ में होगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखना कौन है, और पूरा जोर लगा हुआ। और वो कहती है ऐसा लग रहा था, और उसका जिन का जो जोर होगा ना वो उसका 2% ही होगा, और इसका पूरा जोर लग गया बेचारी का। कहती मैं ऐसे कर रही हूँ, एक तो पैरालिसिस हो गया ना, स्लीप पैरालिसिस, उसके बाद तो आंखें ही खुल गई ना, कहती मेरी स्लीप पैरालिसिस तो स्लीप में होता होगा, कहती मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं पा रही ऐसे प्रॉपर। और उसके बाद एकदम से जब उसने नाम लेना शुरू किया, पहली बार नाम लिया, थोड़ा बहुत उसको लगा कि भाई ऐसे हो, उसके बाद कहती मैंने 3-4 बार ऊंची नाम लिया, और एकदम से कहती रिलीज़ होगी मैं, ठीक है। जैसे रिलीज़ हुई ना, उसको उसके बाद क्या हुआ, अंधेरे में 3-4 खींच के चांटे भाई साहब मुंह पे, अच्छा। भयंकर वाले चांटे, और इंटरवल्स में 2-2 सेकंड के, जैसे खुंदक में कोई मार रहा हो। फिर बाल पकड़ के उसको घुमाया, ये सब हवा में ही हो रहा है। हाँ, अंधेरे में हो रहा है ये चीज़ें हैं, अंधेरे में। जब उसने नाम लिया, जैसे मुंह से हमारे निकले भगवान या निकला अल्लाह, भाई अगले ने दे दिए 3-4 खींच के, और तब वो रोने लग गई, नाम से भी नहीं डर रहा और जब वो रोई तो वो उसको लगा कि वो चला गया।
उससे अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ये दिक्कत, उसकी फ्रेंड है ना जो, वो बता रही है, कहती भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तेरा, अभी तू कहती तू मेरे पास आ जा, तू थोड़े दिन मेरे पास रुक जा। अब वो फ्रेंड बोली ठीक है चल मैं आ जाऊँगी। वो आ गई और उसकी बेटी भी थी साथ, वो सिंगल मदर है, सेपरेटेड है वो, उसकी फ्रेंड वो अपनी बेटी को साथ ले आई भाई। वो आई भी ना, और वो भी 3-4 चीज़ें कपूर ये वो लेके आई। वो उसको बता रही है, कहती ये क्या तू लेके घूम रही है, कहती उसको अपने आगे किसी बॉयफ्रेंड था उस पे ब्लैक मैजिक करवाना था, उससे वो सामग्री मंगवाई हुई थी किसी तांत्रिक ने। अच्छा। उसकी फ्रेंड बोली कि तू मेरे साथ चलेगी, कहती मैं चलेगी उसके साथ, और वो लेगी मेरे को एक शमशान घाट में। शमशान घाट के आगे कहती गए तो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर की जो गद्दी थी, बेटी कहाँ थी इस टाइम पे? होगी किसी मेड के पास होगी या कहीं भी होगी, ये बात ही नहीं हुई मेरी इस मामले में। वो साथ चली गई उनके। तो वो बोली मेरे को ये था अंदर अंदर रियलाइज़ कि मैं रिलीजन प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हराम है, किसी तरह के भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना या वैसा गलत है। तो मैं अंदर नहीं गई, कहती मैं बाहर खड़ी रही। तो मेरे को एक कहती किन्नर देवता मिले मेरे को, उन्होंने ना जैसे किन्नर मिले उनको, तो उन्होंने उनको बताया, आशीर्वाद दिया उन्होंने ना, शमशान की मिट्टी, थोड़ा सा सिंदूर और एक आधी चीज़ उसको दे दी। कहते भी तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। वो लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बता दी थोड़ी बहुत कि मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है। तो वो कहते तू मसला ही मत मान, ठीक हो जाएगी। वो लेके आ गई सामान, उसकी फ्रेंड भी आ गई। अब सामान ला के उसने घर पे रख दिया। तो फ्रेंड थी, अब फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जैसा रात को ना वो कहती मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया और हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ था प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट पूरे हीटेड होने लग गए थे, गालियाँ वालियाँ। मैं एक रूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, बोली कि तूने मेरे को आवाज़ दी है। बोली नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे। कहते 3 बार आई वो बात, 3 बार। कहते यार क्यों बकवास कर रही है, मेरी बच्ची कसम, कहती तू मेरे को आवाज़ें दे रही है। तो फ्रेंड को भी दिखा दिया उसने जुल्का, क्या हुआ। उसके बाद रात को 2-2:30 बजे फ्रेंड के रख दिए 5-6 चांटे खींच के उसकी दोस्त के। और वो बंदी सुबह 5:30 बजे फ्लैट में से सामान सुमून लेके अपना निकल गई वहाँ से, छोड़ के उसको फ्रेंड। और वो उसने ये बोला था कि मेरे पास रुकना तू, और उसने सोचा होगा कि क्या ही इतनी प्रॉब्लम होगी इसको, उसके मारे उस रात उसने, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा था उस फ्लैट में आने के लिए भाई। उसके बाद ना उसने देखा ना, जैसे ही उसकी फ्रेंड जा रही है सुबह, तो जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके ऊपर आई है ना, तो भाई साहब अंदर घुसते ही फिर उसको घिसटती गई अंदर, जैसे गई और कहती मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव फिसल रहा है। पाँव फिसल नहीं रहा था, पाँव पकड़ लिया उसने। जैसे ही थोड़ी गिरी ना, वो पाँव पकड़ के सारे घर में घिसटता फिरा वो उसको। अरे और कहती ऑल ऑफ अ सडन अंधेरे में से, जहाँ वो नहीं जाता था कभी भी, जहाँ चूहे नहीं होते थे कभी भी, बाथरूम में से आवाज़ आ रही है कि क्यों गई थी वहाँ शमशान घाट पे। आवाज़ आई उसको कि क्यों गई शमशान घाट। कहती उसके बाद मुझे वो फ्लैट में ऐसा लगने, आवाज़ें, इतना डर लगने लग गया। फिर उसको कहती मेरे को दीवार पे ना ऐसी शैडो दिखी, 2 सींग ऐसे बन रही है, ऐसे शैडो खड़ी हुई है एकदम से, मतलब प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहती मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी, और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो। और उसके बाद ना, एक तो होता है बंदे, इतना डरा दो बंदे को कि उसका डर खुल जाए ना, होता है ना। उस रात कहती इतने इंसिडेंट, इतने गंदी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जैसे ही कहती मैं उठती लाइट, और मेरे को एकदम से प्रेशर आता। जब तक कहती मैंने वो सामान घर से बाहर नहीं फेंक दिया ना, वो शांत नहीं हुई। वो सिंदूर और वो जो उसको दिया था ना किन्नर ने, भाई उसने सामान उठा के बाहर फेंका खिड़की में से, और तब ऐसा लगा अभी सब चले गए भाई, ठीक है माहौल। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सो रही थी भाई, इतना भारी पाँव, अपना पूरा पैर उसके ऊपर आ गया रात को 3-3:30 बजे। मतलब वो छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत करता था, और अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लात रखी, और जैसे ही वो लात रखती थी ना, उस पर अजीब दबाव आता था। आपको बताऊँ एक बात और, चांटे उसको कौन मार रहा था? बीवी उसकी जी। क्यों ऐसा? वो अलग मारती थी उसको, खुंदक खाती थी, अच्छा, क्योंकि वो उसपे आशिक हो रहा था ना उसपे, जो पूरा आशिक था उसपे। देखा जाए वैसे हार्मलेस है उसके लिए लड़की। अब बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ था, ब्रेकअप हो गया था ना, दारू ले आई बंदी भाई साहब ऑफिस से आते हुए, दारू पी ली, दारू पी पा के कहती मैं म्यूज़िक लगा के अपना बेडरूम में बैठी। उस रात भाई साहब वो सेवा
करी उसने वो, मतलब उठा उठा मारा कहती मेरे को, दारू पी थी जिनकी बीवी ने। दोनों ने शराब पी के कैसे घुस गई यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में भाई। दारू पी बर्दाश्त नहीं करता था वो, उसको पता चल गया था कि दारू पी के आऊँगी ना जब भी यहाँ वो बहुत मारेगा, हराम है दारू शराब। मतलब उसके हिसाब से ये था कि भाई शराब। और वो बोली कि मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा, सब कुछ हो गया। अब इतनी चीज़ें बढ़ गई, कहती मैंने फ़ोन पे नेट पे करवा के बात कर ली एक लैंड ओनर के साथ, कोई और फ्लैट देखा था तो वो बोला कि ठीक है मैडम, कहती मैंने सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र मार दी उसको, जितने उसने रेंट मांगा रेंट मारा, हो गया सारा कुछ। और अगले दिन मुकर गया भाई वो बंदा, वो मुकर गया अगले दिन। फिर कहती मेरा एक मेल फ्रेंड, और वो बाकी मेल फ्रेंड्स को भी नहीं आने देता था भाई, वहाँ पे आने ही नहीं देता था वो। उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसकी बात के हिसाब से चलूँगी तो ठीक है यहाँ पे, मतलब कहती मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता था तो उसकी अपनी लड़ाई मच जाती थी अपनी आपस में इनकी, बीवी की और जिनकी। हाँ ये भी होते उसने महसूस करा कि इनकी आपस में लड़ाई हाँ, चल रही तब है। वो कहती सारी रात, कहती पेंट हाउस के ऊपर मतलब कूदा फांसी हो रही है, मेरी छत पे थोड़ थोड़ आवाजें आ रही हैं। और पेंट हाउस में आवाजें कैसे आ सकती है छत पे, छत तो होती नहीं है उसको, वो पेंट हाउस के। कहती मेरे को ऐसा सारा, कहती मैं इतनी यूज टू हो गई थी, छोटी मोटी चीजें तो मैं गौर ही नहीं करती थी वो बंदी। उसको जिनकी तो परछाई फिर भी दिखी थी, उसकी भी दिख रही थी जो उसकी बीवी थी जिनकी। नहीं, उसको ये जैसे होता है ना, हमें जिसके ऊपर ऐसी चीज़ का आती है ना, साया आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये डिफरेंट वाला है, ये वो वाला है। तो उसको फील हुआ था ऐसा कि है, मतलब उसके प्रॉपर उसकी फैमिली रहती थी ना वहाँ सारी। तो ये बात भी वो फील कर पा रही है कि उसके जो चाटे पड़ रहे थे उसकी बीवी मार रही थी, जेलसी फैक्टर। हाँ, वो जब उसको फील हो रहा था मतलब। हाँ, क्योंकि वो उसको जब उसको किसी तरह का भी फिजिकल असॉल्ट होता था ना उसके साथ, फिर उसके बाद कंटिन्यूस अकरेंसेस होते थे भी, जैसे कि आपस में कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी वो अज्यूम कर रही है कि वहाँ फाइट हो रही है क्योंकि इसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अब चूहे दिख रहे हैं। चूहे दिन में दिखते हैं। अच्छा, चूहे के फॉर्म में वो दिन में, रात को चांटे ही पड़ रहे हैं अभी सीधा। तक फिजिकल हो चुका है? ऑफिस छूट गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। था जो मुझे उन्होंने बताया। ऑफिस छूट गया, ऑफिस जा नहीं रही बंदी, और ऑफिस में मेल वगैरह कहती मैं मेल्स वगैरह कर रही हूँ, और इंटेंशनली मैं सुबह उठ रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस नहीं जा। तैयार तो रोके भाई साहब बंदी 9 बजे कहती, मैं खुद ही बैठ जा रही हूँ कि तैयार होके बस बैठी हूँ भाई। ऐसा हेल्पलेसनेस, इतने गंदे वाला, और हर तरफ से उसको देखो मना। अब मीनवाइल क्या होता है, बंदे की फैमिली ही इस मोमेंट पे ना, जिससे या तो बंदा बात कर सकता है या हेल्प सीख करता है। फैमिली के साथ पहले डिफरेंसेस हैं, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवा दिया, मेल फ्रेंड्स भी फ्लैट में नहीं आने देता था वो वहाँ पर, मतलब वहाँ। और वो कह रहा था कि मेरी वो बन के रहे यहाँ पे, एक सेकंड वाइफ टाइप यहाँ पे। थोड़ी बहुत आगे चीज़ें पता नहीं कैसे एलिवेट होती या क्या होता, पर उस लड़की के साथ बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें होती रही। और क्या होता गया, उसकी जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई। बहुत अट्रैक्टिव थी। और एक तो ये चीज़ें होती हैं जो कम होती है ना, जैसे शुरू में एकदम से हो रही हैं, उनका स्वभाव भी एक आम इंसानों की तरह ही होता है। थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही ना, तो थोड़ी इंसिडेंट्स कम होने लगे। उसके बाद कहती जब थोड़ा बहुत मेरे को होता था कि रिलीफ है, और मीनवाइल मैं तब जाके घर वर ढूंढने के लिए वो लायक होती थी। कहती एक दिन मैं सब्जी लेने, और मेरे को कहती मैं चीट करने लगी थी। मैंने ना प्रॉपर्टी डीलर को भी कहती मैंने बुलाया ना, तो सब्जी मंडी में बुलाया था कि आगे वहाँ आ जाना, तो मैं एक जो नए प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। फिर फाइनली कहती मेरा एक फ्रेंड था, उसको उसने मेरे को एक कदी चीज़ बताई कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, कुछ भी नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ बैठ के ना अकेली इनसे बात करने की कोशिश कर, इनको बुला और बात करके अगर ये जाते हैं रिक्वेस्ट करके तो तू कर ले। भाई वो कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू, उसने बताया, कहती वो 5 मिनट के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था, बंदा बाहर खड़ा हो गया, जाके आई बैठी, जैसे नमाज, कहती मैं जैसे नमाज पढ़ते हो ना वैसे बैठी हूँ, और बोल रही हूँ कि आप जो भी हो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। बहुत रोई भाई वो। थोड़ी देर बाद ना उसको लाइट फील हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, और लाइट फील हुआ, और 20 मिनट बाद कहती मेरे को कॉल आई फ़ोन पे कि मैडम वो हो गया जो फ्लैट आपका, वो बंदा भाई साहब अग्री हो गया बंदा। अब अगले दिन सामान वहाँ पहुँचा दिया बंदी ने, दूसरे फ्लैट शिफ्ट मार दिया। अब उसका कुछ ज़रूरी सामान इस फ्लैट में बचा हुआ था,
वो कह रही मैं दोपहर को, मैंने टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे मेरे को सबसे मतलब रिलीफ रहता था, जिस टाइम पे सामान उठाने गई ना वहाँ से, जैसे ही सामान उठाने गई पकड़ ली भाई उसने, फिर बंदे ने दोपहर को ही पकड़ लिया और फिर लगातार आधा पौना घंटा कहती मेरी गर्दन पकड़ के ना, गर्दन ऐसे मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई लगातार मेरी बॉडी पे हीट आ रही है और ऑल ऑफ अ सडन 2-3-4 सेकंड बाद एक चमाट बजती और गर्दन पकड़ के ऐसे हिला देता कोई। ये हो रहा था उसके साथ, जैसे कोई बात कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, किसी को मार रहा है, थप्पड़, जो भी मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, दो जनों की लड़ाई हो रही होती है ना, उस तरीके की चीज़ हुई। कहती मैं हवा में मुंह करती हूँ, मेरे 3-4 चांटे रख देता। कहती ऊपर मुंह करके मतलब ऐसे ऊपर उठाता, दे चांटे भाई। कहती प्रॉपर ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। भाई ये किस लेवल का वो चल रहा है यार। वो मरीद था और जिनका रहता ही ये है बड़े भाई, रहता ही ये है। और मतलब वो उसका ये एग्रेशन था कि तू चेंज क्यों कर रही है ना, फ्लैट अपार्टमेंट क्यों चेंज, सामान कैसे शिफ्ट हो गया यहाँ से। पर वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा था उसको। नहीं उस टाइम ये भी सोचो ना, उस टाइम उसकी वाइफ तो चाहती है ना मेरे ये पीछा छोड़े, ऐसा कुछ क्या उसको ये लगा कि फॉर द टाइम बिंग सारी फैमिली चली गई है इसकी यहाँ से, थोड़े टाइम के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनी, प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया और फिर बाद में वो आ गया एकदम से। क्योंकि एक बार छोड़ के पकड़ना यही हो सकता है उसने ना, मौका नहीं छोड़ा, जब वो वापस आई मतलब उस मरीज ने उसको पकड़ ही लिया, जब वो पकड़ लिया फिर मतलब उसको पता चल गया कि ये इस हक में नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। फिर इस चक्कर में उसका मेरे को कॉल आया था इसी टाइम पे भाई। उसने जब मेरे को सारी बात बताई तो मैंने उसको ये बोला, कहती मेरा सामान आधा वहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है, यानी मेरी हिम्मत नहीं है भाई अपार्टमेंट में जाने। तो मतलब जिस दिन से वो वापस सामान लेने आई है, जा ही नहीं पाई बाहर। नहीं वो अपार्टमेंट में थी ना, वो उसने कहती मैं, मेरे को जैसे फ्रेंड ने बताया था या कि सोर्स आई, तू कुछ भी बोलना चाहती है बोल, ये सुन रहे हैं तेरे को। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रही, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। तो वो बाहर आ गई, फिर वो जा ही नहीं रही फ्लैट पे जब मेरी उससे बात हुई थी। हाँ अच्छा भाई, मीनवाइल जैसे आपने बताया उसके घर वालों से बनती नहीं थी, अभी तक उसने घर वालों को कुछ कन्वे किया ही नहीं है, अभी तक बताया ही नहीं उसने। घर वालों के कॉन्टेक्स्ट में यही बात हुई थी कि मेरे घर वाले को, घर वालों मतलब के उनकी उसने हेल्प लेने की भी नहीं सोची, कुछ ना बताने की सोची, कुछ नहीं, अभी तक खुद ही डील कर रही है। हाँ खुद ही। और अब वो कौन से फ्लैट में है करंटली? मीनवाइल जब मेरे से उसने बात करी तो वो फ्रेंड के पास थी अपनी। वो कहती मैंने जहाँ अपार्टमेंट लिया ना नया, वहाँ भी सामान इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं वहाँ जाके प्रॉपर रहना शुरू करूँ, अपनी लाइफ शुरू कर दूँ। और आधा सामान मेरा उधर पड़ा, आधा मैं क्या करूँ। मेरे को मैंने कहा तेरे को मेरे हिसाब से वहाँ जाके प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ेगी इस चीज़ की, अदरवाइज़ फ्लैट फ्लूट का मसला नहीं रहेगा उसको, वो आ जाएगा पीछे, क्योंकि वो जिस पे आशिक हो जाए ना चीज़। तो वहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया। मैं बताता हूँ। तो कहती फिर आप क्या सजेस्ट करते हो कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए उसी फ्लैट पे? मैंने कहा हाँ मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आपको रेमेडी करनी चाहिए प्रॉपर इस चीज़ की, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना, ये ट्रेसेस आप पे रहे, अदरवाइज इसको अगर अनफोल्डेड छोड़ोगी तो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।